Hello students, good morning everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, from today onwards, we are going to start recorded videos of vocabulary. I've taken most important non-Hindu words, right? And on everyday basis, we'll be continuing this vocabulary series from now onwards, right? So guys, अभी जैसे कि I already told you people that for a couple of days I'm going to my hometown. That is why I used to provide you people the recorded sessions of vocabulary series, right? For about 8 to 10 days. After that, we'll resume the live classes as usual. So let's proceed guys with this. बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स यहाँ पे हम आप लोगों को डेली लेवल पे एक वोकैबुलरी सीरीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ 8 to 10 वर्ड्स डेली के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे। और इसमें गाइस आप लोगों का आज फर्स्ट डे हम सारे प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के लिए वोकैबुलरी सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। whatever words I am telling you in each and every day, right? जो भी हम word आपको बताएंगे इस vocabulary series में, your homework will be to frame one or two sentences from each of the vocabulary which I am telling you, right? Per day basis जो 8 और 10 वर्ड्स हम आपको बताएंगे, हर वर्ड्स के आपको कम से कम 2 स्टेटमेंट्स 2 सेंटेंसेस मुझे बना के बताना है, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट्स में आप मुझे स्टेटमेंट्स बना के बताएंगे सारे वीडियोस के, ठीक है। जब हम इसका आपको देंगे टेलीग्राम पे और उसी कमेंट सेक्शन से आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट्स बनाकर बताएंगे। तो ये आप लोगों का पर डे बेसिस पे होमवर्क होगा। तो इसी के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो वोकैबुलरी का कोई लिमिट नहीं है। आगे हम आप लोगों के लिए वोकैबुलरी एक सीरीज और लाएंगे, वोकैबुलरी का एक स्पेसिफिक सेशन लेकर आएंगे जिसपे हम गाइस आप लोगों को ये बताएंगे कि कहाँ से आप लोगों को वोकैबुलरी कवर करना है, वोकैबुलरी का क्या एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए अगर आप लोग बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग ये सीख कर रहे हैं जिसमें द हिंदू से जो भी आपके डेली आप न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हो, द हिंदू ही नहीं कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड जो कॉमनली आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं और वो आपको अगर नहीं मीनिंग उनका पता होता है तो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्लियर। तो आपको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो उसके हम लोग यहाँ पे ये लेकर चल रहे हैं और यही वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हम लोग लेकर चल रहे हैं कि इसी तरह के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिस भी न्यूज़पेपर से आपके इंग्लिश में एडिटोरियल सेक्शन जो आरसी आता है, क्लोज टेस्ट आता है, तो फिर उसमें जो कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके क्लोज टेस्ट या फिर आरसी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आप स्टक हो जाते हो क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज ये सीरीज हम लोग लेकर आए, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस सीरीज को। तो भाई सब लोग जरूर से इसको देखिएगा, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग जरूर करिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए अगर आप वाकई में वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे इंग्लिश सेक्शन को ले जाना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो गाइज देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पहला वर्ड आपको जो दिख रहा है, बहुत कॉमन सा वर्ड, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में अक्सर सुना होगा ये वर्ड, दिस इज ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब क्या होता है? पहली बात तो देखो आप लोगों को किस अप्रोच से वोकैबुलरी पढ़ना है ये समझिए। तो यहाँ पे डे 1 में हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि किस अप्रोच से वोकैबुलरी आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो जो वर्ड्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं उस वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर एक वोकैब है, कोई भी वर्ड है, ठीक है, गाइस सपोज आपको कोई भी वर्ड या कोई भी वोकैब आपको मिलती है तो उस वर्ड का आपको क्या पता होना चाहिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि वो वर्ड जो है वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज उस वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग अगर आप इंग्लिश में लिखते हो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा गाइस आप हिंदी में भी उसका मीनिंग लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें ध्यान रहेगी, ठीक है। तो मीनिंग आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अगर सिर्फ इंग्लिश में समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मीनिंग के बाद आपको उस वर्ड का देखना है कि यूजेज क्या है, ठीक है, वर्ड को किस तरह, अब जैसे कि आपको पता चल गया कि वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वर्ड वो आपका जो कि वो कैब है, तो फिर उसको आपको यूज भी करना आना चाहिए कि सेंटेंस में हम उसको वर्ड को किस तरह से यूज करेंगे। अगर कोई नाउन है
तो नाउन फॉर्म में यूज होगा सेंटेंस में। अगर एडजेक्टिव है तो किसी नाउन का क्वालिफायर होगा वो वर्ड आपका वो वोकैब सेंटेंस में। अगर वो वर्ड कोई एडवर्ब है तो इट मींस वो किसी वर्ब का क्वालिफायर होगा या किसी एडजेक्टिव का क्वालिफायर होगा या किसी दूसरे एडवर्ब को वो वर्ड क्वालिफाई कर रहा होगा किसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट में। तो ये आपको यूज करना भी आना चाहिए। कैसे आएगा? जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके सिनोनिम्स भी पता होने चाहिए, कम से कम 4 to 5 सिनोनिम्स आपको उस वर्ड के पता होने, तब जाके ये कहीं ना कहीं ये जो एक वोकैब होती है ये आपकी कंप्लीट होती है। तो एक वोकैब कब कंप्लीट होती है? आपको इतना काम जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो वर्ड है, जो वोकैबलरी है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इंग्लिश में अगर आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता है तो उस वर्ड का आप हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिए, ठीक है। इससे आपको वो वर्ड याद रहेगा आगे के लिए, बहुत लंबे समय तक आप उसको भूलेंगे नहीं। इसके बाद गाइस अब आपको पता चल गया कि वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो फिर आप उस वर्ड से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस में किस तरह से वो यूज कर रहा है, नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये। इसके बाद आपको उस वर्ड के कम से कम 4 to 5 सिनोनिम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे एंटोनिम्स की बात नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि जब आपको वर्ड का सिनोनिम पता होता है ना, तो जाहिर सी बात है एंटोनिम आप समझ जाते हो। क्लियर? तो अगर मान लो हम आपसे बोलते हैं डर्टी, तो डर्टी का सिनोनिम जाएगा फिल्दी, ठीक है। तो अनटाइडी, तो फिर हम आपसे एंटोनिम अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी आप एंटोनिम बता दोगे क्लीन। डर्टी का ऑपोजिट क्लीन होता है, तो क्लीन इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम अगर आपको 4 to 5 पता है तो जाहिर सी बात है एंटोनिम जो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल डैम श्योर है कि आप एंटोनिम उसका बता लोगे। ऑप्शंस के थ्रू 5 ऑप्शन में से 1-2 सिनोनिम्स है तो आपको सिनोनिम ऑलरेडी पता है, तो इससे क्या करोगे, आप उन ऑप्शंस को बाइफोकेट करके और अलग डिस्कार्ड कर लोगे। लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो एंटोनिम हो जाएगा। तो इस तरह से आप चूज कर लोगे, ठीक है। ये है। तो चलिए आते हैं अपने पहले वर्ड पे। तो आज के सेशन में डे 1 में आज हम लोगों का जो पहला वर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ने सीखने जा रहे हैं, वो पहला वर्ड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, वो वर्ड है ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब क्या होता है? AL लगा हुआ है लास्ट में। ऑर्डील एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर आपका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में आपने कोई बहुत बुरा टाइम देखा है, आपकी लाइफ में पिछली जिंदगी में आपने कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस किया है, मतलब कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो जब भी आप लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज का बुरा अनुभव जो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्डील कहा जाता है। अ वेरी अनप्लेजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, आपका जो बहुत डिफिकल्ट या बहुत अनप्लेजेंट या बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस किसी चीज का होता है, उसको ऑर्डील बोला जाता है। क्लियर? For example, we can say since 2020 to 2022, we all have been suffered a lot because of COVID-19, ठीक है। तो ऑर्डील वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन हमने फेस की कोविड के समय में। अब यहाँ पे देखो सिनोनिम्स अगर हम इसकी बात करें तो हार्डशिप है, को ऑर्डील का मतलब सफरिंग, तो देखो यहाँ पे सफरिंग लिखा हुआ है, मतलब कोई चीज से सफर करना, किसी नेगेटिव सिचुएशन से, किसी बुरी चीज से लाइफ में सफर करना, आपने बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन फेस की हुई है तो उसको ऑर्डील बोलते हैं, ठीक है। ये नाउन फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। हार्डशिप, ट्रबल, टॉर्मेंट, सफरिंग, एगोनी, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब आपको सिनोनिम्स पता है तो जाहिर सी बात है एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट। तो देखो ऑर्डील का मतलब होता है सफरिंग, तो इसका ऑपोजिट डिलाइट, मतलब खुशी मिलना, प्लेजर, कंफर्ट, इलेशन, जॉय, जॉय भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? कहीं ना कहीं सैडनेस भी इसका ऑपोजिट सिनोनिम हो जाएगा, दुखी होना, पेनफुल सिचुएशन है तो दुख तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन है सैडनेस से भी, ठीक है। तो जॉय हो गया, इलेशन, कंफर्ट, प्लेजर, डिलाइट, ये सब इसके ऑपोजिट्स हो। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे कह रहा है, इवन द एक्सपीरियंस्ड वेडिंग प्लानर फाउंड इट क्वाइट एन ऑर्डील, कि इवन एक्सपीरियंस जो इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर, उसने भी इस चीज को देखा कि बहुत ज्यादा उसे डिफिकल्टी हुई टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सेरेमनी इन 24 आवर्स। 24 घंटे में
हम किस तरह से वेडिंग सेरेमनी को किस तरह से प्लान करें, 24 घंटे का टाइम है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, राइट। तो देखो यहाँ पे और के साथ कह रहा है डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ का कोई बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा है या आपकी लाइफ का कोई बेहद अनप्लेजेंट सिचुएशन, पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके लिए ऑर्डील लगता है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डील का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डील का मतलब है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वी आर हैविंग 24 आवर्स ऑफ टाइम और 24 घंटे में हमें वेडिंग को क्या करना है, प्लान करना है, केवल 24 घंटे, राइट। तो ये काफी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो एन लगा हुआ है, एन आर्टिकल है, इसका मतलब ऑर्डील यहाँ पे क्या है, ऑर्डील पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन फॉर्म में है क्योंकि एन आर्टिकल के साथ नाउन आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डील अभी आपको यहाँ पे पता चला कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है। क्लियर? We all have suffered an ordeal during the COVID-19 scenario. हम सभी ने कहीं ना कहीं एक ऑर्डील को क्या किया है, फेस किया है कोविड-19 सिनेरियो में। एन ऑर्डील, फिर से मैंने बोला, we all have faced an ordeal during COVID-19 scenario, during the pandemic, right? We all have faced an ordeal during the pandemic like this. तो an ordeal का मतलब यहाँ पे भी, ordeal का मतलब बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन हम लोगों ने कोविड-19 या पैंडेमिक में फेस की। ये बात समझ आई, ये वर्ड क्लियर है। आज के लिए आपका अगला वर्ड है गाइस पोलराइजेशन। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आईओएन लगा है, हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि वर्ड के लास्ट में अगर गाइस आईओएन सफिक्स लगता है तो वो वर्ड आपका क्या होता है, वो नाउन होता है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन भी एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है, division into two sharply contrasting groups or sets of opinions or beliefs. ठीक है, डिविजन होना, दो शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स या सेट ऑफ ओपिनियन या बिलीव्स में डिविजन होने को हम पोलराइजेशन कहते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? पोलराइज होना मतलब दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना, बंटवारा हो जाना, जिसको आप सिंपली आप बोलते हो बंटवारा होना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिनोनिम्स क्या क्या है, सेपरेशन, स्प्लिट होना, डिवीजन, डाइवर्जेंस, ठीक है, ये सब आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। अब मतलब अलग होना, तो इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यूनियन। यूनियन मतलब आपस में मिलना। सेमनेस, एकॉर्ड या फिर कॉन्वर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस था तो डाइवर्जेंस का ऑपोजिट कॉन्वर्जेंस। बात समझ आई, क्लियर है? अब जैसे देखिए एग्जांपल सेंटेंस कह रहा है पोलराइजेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ फाइनेंशियल स्पेंडिंग was caused by differences in opinion on saving। तो अब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की जो स्पेंडिंग का जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहा है। देखो पोलराइजेशन यहाँ पे किस फॉर्म में यूज किया गया है, तो पोलराइजेशन से देखो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा नाउन है। कह रहा है हस्बैंड और वाइफ की जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग है, मतलब खर्च करने की जो स्थिति है, वो उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो डिवीजन है, वो कॉज होता है उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सेविंग। कि मतलब दोनों का सेविंग को लेकर अलग अलग ओपिनियन होता है। हस्बैंड का सेविंग को लेकर कुछ ओपिनियन होता है, वाइफ का सेविंग को लेकर कुछ ओपिनियन होता है। क्लियर? देयर वाज पोलराइजेशन बिटवीन द टू टीम्स। ठीक है, दो टीम के बीच में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। देयर वाज पोलराइजेशन बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में पोलराइजेशन हो गया। ऐसा होता है पोलराइजेशन मतलब उनकी ओपिनियंस और उनकी बिलीव्स में डिवीजन है, काफी अलग है, ठीक है, ना कि बहुत चेंजेस है, ना कि सेम है। क्लियर बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप इस वर्ड पोलराइजेशन को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नाउन की तरीके से यूज कर। क्लियर बात समझ आई? और अगर हम इसको लिख दें पोलराइज, तो पोलराइज अगर हम लिख दें तो पोलराइज क्या है, पोलराइज इज अ वर्ब और पोलराइजेशन जो है ये नाउन फॉर्म है। क्लियर है ना ये वर्ड? चलिए अगला वर्ड आज के लिए है आपका फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा, कोई गुस्सा है उससे गुस्से को और ज्यादा भड़का देना, इंसाइट करना, इन्वोक करना जिसको आप बोलते हो। तो ये वर्ड भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, न्यूज़पेपर में कई बार यूज भी होता है। फोमेंट का एक वर्ब फॉर्म है, भड़काना। अब जाहिर सी बात है एक्शन शो कर रहा है, तो एक्शन शो कर रहा है तो ये फोमेंट जो वर्ड है ये आपका है, इट्स अ वर्ब फॉर्म जिसका मतलब होता है किसी को भड़काना। ठीक है, आपने किसी को गलत बात बता दी तो वो इंसान गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, तो दैट इज फोमेंट। यू हैव फोमेंटेड दैट पर्सन, मतलब आपने उसको भड़का दिया किसी के खिलाफ। इंस्टिगेट और स्टिर अप एन अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो वर्ड है ये हमेशा
नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ये भी याद रखिए कि कौन सा वर्ड किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो फोमेंट वर्ड जो है भड़काना, तो भड़काना एक नेगेटिव एक्टिविटी है, तो ये आपका एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोवोक करना, इंसाइट करना, ट्रिगर करना। क्लियर? तो ये सब आपके सिनोनिम्स। एग्जैजरेट भी हो जाएगा एक तरह से, भड़काना, बढ़ाना, किसी के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देना। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोवोक मतलब उकसाना, तो इसका ऑपोजिट काम हो जाएगा, सीज हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और कॉन्स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर? कॉन्स्ट्रेन मतलब रुकावट लाना, किसी और ज्यादा बढ़ाते जाना, तो दैट इज द ऑपोजिट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस क्या कह रहा है? डिस्पाइट पॉपुलर बिलीव्स द पुलिस आर हियर टू कीप पीपल काम, नॉट टू फोमेंट वायलेंस। कह रहा है बावजूद इसके कि पॉपुलर बिलीफ के बावजूद जो पुलिस है यहाँ पे वो क्या है? लोगों को शांत कर रही है, ना कि वायलेंस को भड़काने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके कि लोगों का पॉपुलर बिलीफ होता है कि पुलिस वाले और लोगों को क्या है? भड़काएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वाले जो थे वो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि वायलेंस को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। नॉट टू फोमेंट, तो अब देखो टू के साथ फोमेंट लगा है, तो टू प्लस फोमेंट, तो टू प्लस फोमेंट क्या है? इन्फिनेटिव है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे टू फोमेंट जो लिखा हुआ है गाइस, तो ये टू फोमेंट आपका समझ आ रहा है, तो फोमेंट आपका वर्ब है। Clear? We always try to foment somebody, but that's not a good act, right? We always try to foment our friend or somebody to take their advantage. हम बहुत बार क्या करते हैं? फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई गुस्सा है, उसका गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया कि वो जाके किसी तीसरे को चिल्ला दे या किसी तीसरे के ऊपर गुस्सा करे। ठीक है, और हम खुश होते हैं, हम देख के हंस रहे होते हैं, तो ये चीज क्या है? ये गलत चीज होती है। क्लियर? तो इसका सेंस क्या है? फोमेंट से आ रहा है। समझ आ रही है? वी समटाइम्स वी ट्राई टू फोमेंट समबडी, बट दैट्स नॉट अ गुड एक्ट। लेकिन ये एक अच्छा काम नहीं होता है कि किसी को आप भड़काओ। ठीक है, क्लियर बात समझ आई? चलिए अगला वर्ड देखो क्या है? गार्नर। गार्नर वर्ड भी बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गार्नर आवर स्किल्स। ठीक है, क्लियर है? तो गार्नर का मतलब एक तरह से देखो एकत्र करना भी होता है, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। ठीक है, या फिर गार्नर का मतलब ये भी होता है किसी चीज को पॉलिश करना। ठीक है, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की बात कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो हम किसी चीज को पॉलिश करने की बात कर रहे हैं, अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी गार्नर वर्ड को हम यूज करते हैं। जैसे कि देखिए क्या कह रहा है? टू कलेक्ट समथिंग यूजुअली आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टी। बहुत मुश्किल से आपने कोई चीज इकट्ठा की है। ठीक है, क्लियर? आफ्टर स्पेंडिंग years I have finally garnered my PhD degree like this. Clear? 5 साल बिताने के बाद, 6 साल बिताने के बाद फाइनली मैंने अपनी PhD डिग्री क्या की? हासिल की, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे गार्नर का मतलब बहुत मुश्किल से आपने 6 साल का समय दिया, बहुत सारा काम किया, एफर्ट्स लगाए और उसके बाद कोई चीज इकट्ठा की कि फाइनली आपको डिग्री अवार्ड हो गई, PhD। तो दिस इज गार्नर। समझ आई? सिनोनिम्स देखो क्या क्या है? कलेक्ट करना, गैदर, अमास, असेंबल, एक्यूमुलेट, ये सारे वर्ड्स आपके क्या है? गैदर के सिनोनिम है। हीप भी हो जाएगा, हीप का मतलब भी ढेर होता है, इकट्ठा करना किसी चीज। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? कलेक्ट का ऑपोजिट डिस्पर्स, मतलब फैला देना, स्कैटर, डिसिपेट, तो ये सब इसके क्या हो गए? ये सब गार्नर के एंटोनिम्स हो गए। अब इसके अगर हम एग्जांपल सेंटेंस या फिर स्प्रॉल भी कह सकते हैं, स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब भी होता है फैला हुआ। ठीक है, तो गार्नर एक देखो वर्ब फॉर्म है, मतलब कोई चीज इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करना क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, तो कलेक्ट करना एक एक्शन है, तो जब एक्शन है तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, इसको वर्ब के फॉर्म में किस तरह से यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, ये भी सीखिए। देखो ये गार्नर लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल सेंटेंस? सैडली जिम वॉटर्स कुड नॉट गार्नर इनफ वोट्स टू कैरी द इलेक्शन। बहुत दुख भरी बात है कि जिम वॉटर्स ने इतने वोट इकट्ठा नहीं किए हैं कि वो इलेक्शन में जीत हासिल कर पाए। तो गार्नर का मतलब इकट्ठा करना, उन्होंने इतने वोट्स कलेक्ट नहीं को जीत। क्लियर बात समझ आ रही है? Sadly, yesterday I did not garnered enough courage to face my friend. Clear? That's the sense.
तो मैंने इतना करेज इकट्ठा नहीं किया था कि मैं किसी को फेस कर सकूं, ठीक है। आई हैवंट गार्नर्ड इनफ करेज, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं yesterday, as I was saying, yesterday I, sorry, it should be hadn't, because मैं बात yesterday की कर रही हूँ, right? तो it should be, the statement should be I hadn't garnered enough courage face to face my bestie like this, I can write, ठीक है। कल मेरे पास इतना करेज नहीं था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को फेस कर पाऊं, ठीक है। yesterday I hadn't gained enough courage, तो इस तरह से आप garnered enough courage। तो यहाँ पे देखो गार्नर क्या है, गार्नर इज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ। तो गार्नर का मतलब इकट्ठा करना। यू शुड गार्नर स्किल्स इन ऑर्डर टू अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको स्किल्स को क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, मतलब स्किल्स बहुत सारी सीखनी चाहिए, ऐसा। तो गार्नर का यूज स्किल सेट के साथ करते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या कह रहा है, ब्रेजन। ब्रेजन भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़पेपर मैगजीन्स में। ब्रेजन जो है ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि किसी की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। जैसे कि कोई इंसान बेशरम है, आप बोलते हो ना क्या बेशरम इंसान है, ठीक है। तो ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो इंसान बोल्ड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेजन, एक्स्ट्रावैगेंटली बोल्ड। जरूरत से ज्यादा बोल्ड होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई इंसान बोल्ड है तो दैट इज कॉल्ड ब्रेजन, जिसको आप बेशरम कहते हो। बोल्ड एंड विदाउट शेम, कि जिसके अंदर शेम की फीलिंग ना हो, दैट्स कॉल्ड ब्रेजन। सिनोनिम्स क्या होंगे, इम्पोर्टेंट, बोल्ड, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब भी ये होता है, ठीक है। तो या ये आपके सिनोनिम्स हो गए। तो फिर एंटोनिम क्या होगा, टिमिड, मीक, शाई, हम्बल, ठीक है। पोलाइट भी हो सकता है इसका सिनोनिम, मतलब शर्माना, बहुत धीरे धीरे बात करने वाला इंसान, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ब्रेजन मतलब बिल्कुल बोल्ड पर्सनालिटी, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी के सामने बिल्कुल धमक वाली आवाज से बात करना, तो वो ब्रेजन हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट पोलाइट हो जाएगा, मतलब बहुत धीमी, बहुत बारीक आवाज में डर डर के किसी से बात करना पोलाइट वे में, तो ये ब्रेजन का ऑपोजिट हो गया। क्लियर, इस तरह से समझ आया। अब देखो ये एडजेक्टिव है, किसी इंसान की क्वालिटी बताता है। अ पर्सन कैन बी ब्रेजन, कोई इंसान बेशरम हो सकता है। अब एग्जांपल कह रहा है, इन अ ब्रेजन असॉल्ट द गैंग फायर्ड देयर वेपन्स एट द पुलिसमैन। इन अ ब्रेजन असॉल्ट, असॉल्ट मतलब अटैक, एक मतलब बहुत ही बेशर्मी वाला अटैक था, जिसमें जो गैंग था उसने फायर किया था अपने वेपन से पुलिस वालों के ऊपर। तो अपने हथियार से गैंग वालों ने पुलिस वालों के ऊपर, बहुत ही शर्मनाक अटैक था। तो हम बोलते हैं ना बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ, ऐसा। तो बहुत ही इन अ ब्रेजन अटैक, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर, इन अ ब्रेजन रेप, ऐसा हम कह सकते हैं। रेप जो होता है दैट्स आल्सो ब्रेजन। क्लियर, तो ब्रेजन अटैक की बात करें जिसमें गैंग ने क्या किया, अपने वेपन से पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की। क्लियर, बात समझ आई। तो यहाँ पे ब्रेजन इज व्हाट, असॉल्ट जो है दिस इज नाउन फॉर्म, और इस असॉल्ट की क्वालिटी बता रहा है कि बहुत ही बेशरम अटैक हुआ, ठीक है, पुलिस वालों पे। तो ये एडजेक्टिव हो गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अ पर्सन कैन बी ब्रेजन, कोई इंसान ब्रेजन हो सकता है। समझ आ रही है बात। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी जो है गाइस ये भी एक नाउन फॉर्म है। देखिए एनसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो देखो सफिक्स लगा हुआ है, तो पहचान में तो आ रहा है यहाँ पे एनसी लगा हुआ है। हर वर्ड में देखो सफिक्स प्रीफिक्स नहीं चलता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सफिक्स से समझ आ जाता है कि ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एनसी लगा हुआ है, ठीक है, तो जैसे फ्लुएंसी होता है, ठीक है, जैसे इन्फेंसी होता है, ठीक है, एडोलेंसी होता है, ठीक है, तो इन्फेंसी होता है, उसी तरह से एनसी वर्ड लास्ट में लगता है तो वो नाउन होता है। तो ये नाउन फॉर्म है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है विद्रोह करना, जिसको आप बोलते हो वॉयलेंस, ठीक है, वॉयलेंस क्रिएट करना, विद्रोह करना, एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव, भड़क जाना, बिल्कुल विद्रोह, लड़ाई की कंडीशन आ जाना बिल्कुल एक्टिवली, तो वो इंसर्जेंस कहलाता है। जैसे रशिया यूक्रेन का आपका अपराइजिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे थे, तो वो एक इंसर्जेंसी कंडीशन थी आपकी। जैसे कि सिनोनिम्स हो गया अपराइजिंग, रिवोल्ट, रेबिलियन, म्यूटिनी, ये सब आपके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब यही होता है विद्रोह करना, लड़ाई वाली कंडीशन सामने लेकर आना, वॉर लाइक कंडीशन, ठीक है। तो वॉर लाइक कंडीशन जो क्रिएट हो जाती है तो उसको हम रिवोल्ट, रेबिलियन, म्यूटिनी
अपराइजिंग ये बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर इंसर्जेंसी मतलब आमने सामने बैठकर चीजों को, मैटर को रिजॉल्व कर लेना। काउंटर रिवॉल्यूशन मतलब आमने सामने क्या करना? रिवॉल्यूशन के लिए करना। तो काउंटर का मतलब सामना करना, ठीक है, और विद्रोह करना, बिल्कुल तैयार हो जाना अपने। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? डिस्पाइट द इनॉर्मिटी ऑफ द वॉर्स कैजुअलिटी, ठीक है, लड़ाई की जो कैजुअलिटी थी उसकी इनॉर्मिटी के बावजूद इराकी इंसर्जेंसी कंटिन्यू। इराक की जो इंसर्जेंसी थी, इराक की जो विद्रोह वाली जो कंडीशन थी वो बढ़ रही थी, ग्रो स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग डे। हर दिन जो इराक की जो विद्रोह वाली, जो रेबिलियन वाली जो कंडीशन थी, रिवोल्ट वाली, वो अपराइजिंग जो सेंस था इराक का, वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। इराकी जो सेना की इंसर्जेंसी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। क्लियर? बावजूद इसके कि वॉर की कैजुअलिटीज, नॉर्मिटी के बावजूद भी इराक की इंसर्जेंसी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। क्लियर? बात समझ आई? इसी तरह से आप रशिया यूक्रेन के लिए कर सकते। रशियाज इंसर्जेंसी टुवर्ड्स यूक्रेन वाज राइजिंग डे बाय डे। रशिया की जो यूक्रेन को लेकर जो इंसर्जेंसी थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। क्लियर? इस तरह से हम इस वर्ड को यूज करेंगे। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? इनडिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार। डिस्क्रीट को ऑपोजिट यहाँ पे आपको इनडिस्क्रीट दिया हुआ है। इनडिस्क्रीट भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अविवेकी, नॉट केयरफुल और पोलाइट इन व्हाट यू से और डू। और डिस्क्रीट का मतलब होता है पोलाइट, इसका ऑपोजिट हो जाता है डिस्क्रीट। देखो यहाँ एंटोनिम में डिस्क्रीट दिया है। तो मतलब आप किसी बात को लेकर बहुत पोलाइट नहीं है, जो बात कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो मतलब एक पोलाइटनेस होती है आपके काम में ना, आपकी बात में, आपके काम में, आपके एक्शंस में एक पोलाइटनेस होती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर पोलाइटनेस ना हो तो वो इनडिस्क्रीट होता है। तो इनडिस्क्रीट किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए ये वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। बात समझ आई? कोई पर्सन इनडिस्क्रीट हो सकता है, किसी पर्सन की क्वालिटी इनडिस्क्रीट हो सकती है। कोई इंसान केयरफुल नहीं हो सकता है, पोलाइट नहीं हो सकता है। जो वो कहता है, जो वो करता है, तो उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि वो बहुत केयरफुल है या पोलाइट है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? अनवाइज होना, इम्प्रूडेंट होना, स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। कोई इंसान स्ट्रिक्ट है मतलब वो केयरफुल नहीं और पोलाइट भी नहीं। पोलाइट नहीं तो स्ट्रिक्ट तो हो गई, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट हो गया इसका सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? डिस्क्रीट, डेकोरस, सॉफ्ट स्पोकन आप कह सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन आपका हो गया, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बात करना है, सॉफ्ट स्पोकन होता है ना, तो सॉफ्ट स्पोकन इसको ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है? डोंट टेल हर एनी सीक्रेट, शी इज सो इनडिस्क्रीट। उसको कोई सीक्रेट मत बताओ क्योंकि वो क्या है? वो बिल्कुल भी क्या है? इनडिस्क्रीट है, मतलब वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे कुछ सीक्रेट सुनकर कुछ हासिल नहीं होगा, ना तो उसको पोलाइटनेस होगी, ना तो उसे वो केयरफुल है, तो उसे बताने का कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर? बात समझ आ रही है? डोंट टेल हिम एनीथिंग बिकॉज ही इज सच एन इनडिस्क्रीट, राइट? वो इतना ज्यादा इनडिस्क्रीट है, ही इज सच एन इनडिस्क्रीट पर्सन, लाइक दिस यू कैन से। केयरफुल नहीं है, पोलाइट नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए अगला वर्ड देखो क्या कह रहा है? कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको आसानी से दिखे, आप बोलते हो ना आसानी से, क्लियरली विजिबल। तो जो चीज क्लियरली विजिबल होती है, इजीली सीन, ठीक है, समथिंग विच कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड। जिस चीज को आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके, इजीली सीन, जो जिस चीज को आसानी से देखा जा सके, तो उसको हम कॉन्स्पीशियस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी IOUS लगा हुआ है लास्ट में, राइट? ऑस्पीशियस, जैसे आप बोलते हो ऑस्पीशियस, तो ऑस्पीशियस की तरह से ये वर्ड आपका है कॉन्स्पीशियस, OUS लगा हुआ है। एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है OUS लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, जैसे कि डेंजरस होता है, ट्रेचरस होता है, एडवेंचरस होता है, कॉन्स्पीशियस, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होगा। इतना क्लियर है? तो कॉन्स्पीशियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो आसानी से दिख रही हो, जो आसानी से समझ आ रही हो। क्लियर? आप कह रहे हैं क्लियरली विजिबल, अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन। कोई ऐसी चीज जो आसानी से दिख रही हो और कोई ऐसी चीज जो आपका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करे, आपका अपनी ओर ध्यान खींचे, कोई ऐसी चीज, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पीशियस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्वियस, क्लियर, प्लेन, एविडेंट, राइट? तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। या फिर इसको आप ल्योर भी बोल सकते हो, ल्यूक्रेटिव भी बोल सकते हो,
क्योंकि अट्रैक्टिंग नोटिस, जो चीज आपका नोटिस अट्रैक्ट करती है उसको ल्यूक्रेटिव भी बोलते हैं, अट्रैक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि आपका अट्रैक्शन क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो अट्रैक्टिव भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है, ठीक है। अट्रैक्टिव। इसके अलावा अगर गाइस आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अट्रैक्टिव भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, इनविजिबल, जो चीज दिखाई ना दे, अननोटिसेबल, हिडन, ठीक है, तो ये सब इसके ऑपोजिट्स हो गए। चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है द बैंक रॉबर मेड द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू एस्केप इन अ कॉन्स्पिशियस ऑरेंज कार। जो बैंक चोर था, बैंक रॉबर, बैंक को लूटने वाला जो था, उसने एक गलती की कि वो छुपना चाह रहा था एक ऑरेंज कलर की कॉन्स्पिशियस गाड़ी में। ऐसी गाड़ी थी जो कि आसानी से दिख रही थी पूरे हर जगह पे। अब आप खुद सोचो, ऑरेंज कलर की कार, तो ऑरेंज कलर की कार, इट्स सच अ वाइब्रेंट कलर, तो इट्स सच अ वाइब्रेंट कलर, सो ऑरेंज इज डेफिनेटली अ कॉन्स्पिशियस कलर। कॉन्स्पिशियस मतलब क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो आसानी से वो चोर जो था, बैंक को लूटने वाला, ऑरेंज कलर की गाड़ी में वो भागने की कोशिश कर रहा था। जो कार ऐसी थी जो क्लियरली सामने दिख रही थी, हर किसी की नजर उस ऑरेंज कार पे थी, राइट। क्यों? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। Black, red, blue, white, these are the usual colors, but orange is something different. It's attracting people, right? लोगों का नोटिस जो है, लोगों का अटेंशन जो है अपनी ओर खींच रही है, तो ये कॉन्स्पिशियस हो गया। तो कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचे, कुछ मतलब आप बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो कुछ ऐसी चीज हो जाए जो अपनी ओर कोई अट्रैक्शन खींचे, आपका नोटिस आप उसको करो, मतलब सबके बीच में कोई एक अलग सी चीज, तो वो कॉन्स्पिशियस हो जाती है। क्लियर? बात समझ आई? चलिए अगला वर्ड देखिए आज के लिए है, ये भी वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब ये एक नाउन टर्म है, जिस वर्ड के लास्ट में इज्म लगता है वो भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि कोलोनलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, ऐसा, ठीक है। तो ये आपके नाउन फॉर्म्स होते हैं जिस वर्ड के लास्ट में इज्म लगता है। ऑर्गेनिज्म, ऐसा, तो इज्म वाले वर्ड्स भी नाउन फॉर्म होते हैं, आईएसएम लगता है सफिक्स फॉर्म। इसका मतलब होता है प्रयोक्ति, ये एक नाउन फॉर्म है। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू अवॉइड सेइंग एन अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव वर्ड। कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज जो बोली जाए या फिर की जाए जिससे आप किसी के अनप्लेजेंट या ऑफेंसिव वर्ड को अवॉइड कर पाए बोलने से, तो उसको यूफेमिज्म बोला जाता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज बोली जाए, कोई ऐसी बात बोली जाए जिससे कि आप ऑफेंसिव वर्ड या अनप्लेजेंट चीज से क्या हो जाओ, बच जाओ, अवॉइड कर पाओ, ठीक है। जैसे कि सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, मेटाफर, फ्रेज, टर्म, इडियम, कोलोक्वियलिज्म। तो ये सब, ये आपकी क्या होती है, यूफेमिज्म जो होती है, ये कोई मेटाफर भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकती है, टर्म भी हो सकता है, कोई इडियम भी हो सकता है, कोलोक्वियलिज्म भी हो सकता है। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, डायरेक्टनेस, मतलब आप बोलते हो ना इनडायरेक्टली किसी को कोई ऐसी बात बोलना कि आपने ऑफेंसिव वर्ड या फिर अनप्लेजेंट वर्ड बोला नहीं, आप उसको अवॉइड कर लो और सामने वाला आपकी बात समझ जाए, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। इनडायरेक्ट लैंग्वेज में आप किसी को ऐसी बात बोलो कि आपको ऑफेंसिव वर्ड यूज ना करना पड़े, ठीक है, और सामने वाला वो बात आपकी समझ जाए, तो उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। अब इसके एंटोनिम्स हो गए, डायरेक्टनेस, मतलब डायरेक्टली आपने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया, और आप बहुत ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करो तो ये डिस्क्रीट डायरेक्टनेस हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो गया, या फिर टर्सनेस, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप किसी को ऑफेंसिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो ये आपका यूफेमिज्म का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे एग्जांपल में यूज करेंगे, ये नाउन फॉर्म है, तो नाउन में किस तरह से यूज करेंगे, सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। अब जैसे कि ओल्ड पर्सन के लिए सीनियर सिटीजन जो है वो क्या है, वो एक यूफेमिज्म है, मतलब वो एक क्या है, एक जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर है? अगला कह रहा है द आर्टिकल यूज्ड यूफेमिज्म्स सो मच दैट इट्स मीनिंग वाज ऑफन अनक्लियर। कह रहा है जो आर्टिकल था उसमें इतने ज्यादा मेटाफर्स, इतनी ज्यादा फ्रेजेस, इतने ज्यादा इडियम्स वगैरह यूज किए हुए थे कि उसकी मीनिंग जो थी वो बेहद अनक्लियर थी। तो यूफेमिज्म का मतलब होता है कोई मेटाफर, कोई फ्रेज, कोई ऐसा टर्म या इडियम जिसको आप इस्तेमाल करो और लैंग्वेज उस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, आपको समझना मुश्किल हो जाता है। तो कह रहा है आर्टिकल, जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, जो आर्टिकल था न्यूज़पेपर, मैगजीन में, कहीं पे भी, उसमें इतने ज्यादा मेटाफर्स, फ्रेजेस, इडियम्स, यूफेमिज्म्स को यूज किया था कि उसका मीनिंग जो था वो बिल्कुल अनक्लियर था।
ठीक है। सीनियर सिटीजन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, एक इस तरह से फ्रेजल फॉर्म में एक तरह से रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है ओल्ड पर्सन के लिए, ओल्ड एज कैटेगरी के लिए। समझ आ रही है बात, क्लियर है? चलिए, और लास्ट वर्ड गाइस आज के लिए आप लोगों का है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो है ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में बहुत, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में बहुत यूज होता है। हम स्ट्रिंजेंट वर्ड को अक्सर एक्शन के साथ यूज करते हैं। ये वर्ड हमने आप लोगों को सेशंस में भी बहुत बार बताया है। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है, स्ट्रिंजेंट जो है ये एक्शंस के लिए अक्सर यूज होता है। ये वर्ड हमने बहुत बार आप लोगों को खुद सेशन में भी बताया है। तो स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिखते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। अब कोई एक्शन स्ट्रिक्ट है, एक्शन नाउन है, तो फिर स्ट्रिंजेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट आपका इस एक्शन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कठोर। कोई इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, ही इज सच अ स्ट्रिंजेंट पर्सन, इतना स्ट्रिक्ट आदमी है कि उसको मतलब किसी की फीलिंग्स का समझ ही नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट है, प्रिसाइज है, एंड एग्जैक्टिंग ऑफ रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस। कोई इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो न्यूयॉर्क इज हैविंग स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, राइट? लाइक दिस वी कैन यूज इट। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, और एग्जैक्टिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कोई चीज। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट, रिगरस, रिजिड, ये सब आपके सिनोनिम्स हो। एंटोनिम्स मतलब लीनियंट, लीनियंट मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ी सी छूट दे देना, तो छूट नहीं देना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना, तो वो स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आपको देखो कहीं ना कहीं जब कोरिलेशन बना के चलोगे तो वर्ड्स अपने आप याद हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद इस तरह से। अब आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि ये जितने 10 वर्ड अभी हमने आपको बता दिए, 10 वर्ड्स का आप मुझे कम से कम एक एक स्टेटमेंट तो जरूर बनाएंगे। 2 बनाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 नहीं तो 1 तो जरूर बनाना है, बिल्कुल मस्ट है अगर आप इसका बिल्कुल फ्रूटफुल चाहते हो। तो ये 500 वर्ड्स की हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली हम आपको 10 वर्ड्स बताएंगे द हिंदू से। कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स, बिल्कुल सिलेक्टिव वर्ड्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो अक्सर आप न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ते हो, और ये वर्ड्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट, राइट, अगर आपको नहीं पता होता है इनके बारे में। और यही इसी तरह के कुछ वर्ड्स हमारे एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आते हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स हमें कहीं क्लोज टेस्ट में डबल फिलर्स वगैरह के ऑप्शंस में मिल जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कह रहा है इसका, अब इसको एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया जा रहा है। कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैज डिक्लाइंड सिंस द अर्ली 80s। तो 80s की स्टार्टिंग से जो एक्सपोर्ट की जो संख्या है, क्वांटिटी जो है वो गिर गई है, उसमें गिरावट देखी गई है। रीजन क्या है, ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर की वजह से। तो प्रोसीजर देखो यहाँ पे नाउन है, और कैसा प्रोसीजर है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिंजेंट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोसीजर नाउन हो गया। क्लियर? तो सरकार के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर की वजह से जो हमारा जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो घट गई है। क्लियर बात समझ आई? चलिए, तो ये था गाइज आज के लिए आपका पूरे 10 वर्ड्स का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। डू लेट मी नो इन द टेलीग्राम कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पीडीएफ अबाउट ऑल दोस 10 स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारे 10 वर्ड्स के 10 स्टेटमेंट्स आप मुझे क्रिएट करके बताएंगे। So this is all enough for today. Thank you everyone. See you all in next session, day 2 for the vocabulary tomorrow. Till then, bye. Stay safe. Take care. Be happy. Thank you for watching this.